नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सीधे सीधे आपसे जुड़ा है, जीवन से जुड़ा है, क्योंकि मुद्दा पानी का है, भूजल का है। जी हां, देश के 400 से अधिक जिलों के भूजल में घातक रसायन घुलने से पीने के स्वच्छ व शुद्ध जल का गंभीर संकट पैदा हो गया है। कई जिलों के भूजल में जहां पहले से ही फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन और हैवी मेटल निर्धारित मानक से अधिक था, वहीं अधिकतर जिलों में नाइट्रेट और आयरन की मात्रा बढ़ रही है। भूजल में नाइट्रेट बढ़ने के पीछे मानव जनित अतिक्रमण है। उन राज्यों के भूजल में नाइट्रेट ज्यादा बढ़ रहा है जहां सघन खेती में फर्टिलाइजर का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। घातक रसायनों के भूजल में घुलने से पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्रीय भूजल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भूजल प्रदूषण का ब्यौरा दिया है। इसलिए आज मुद्दा आपका में इस मुद्दे पर बात करेंगे, इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नूपुर बहादुर जी हैं, जो क्षेत्रीय संयोजक हैं, वैज्ञानिक हैं टेरी की। नूपुर जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं CGWB के। सुधीर जी, आपका भी स्वागत है। और साथ में हैं चीफ इंजीनियर योजना एवं निगरानी WRD बिहार से नंद कुमार झा जी। नंद कुमार झा जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं डॉक्टर सुधीर कुमार जी आपसे करूंगा। ये जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि फर्टिलाइजर के कारण देश के अधिकांश जिलों में भूजल जो है वो प्रदूषित हो चुका है, खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? ये रिपोर्ट केंद्रीय भूजल बोर्ड के एक 15,000 सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं हर वर्ष, जो कि हमारा एक नेटवर्क स्टेशन है पूरे भारतवर्ष में शैलो एक्वीफर के ऊपर में। मतलब इसमें जो हमारा 30 मीटर के ऊपर के जो जल है उसके आधार पर हम लोग इसमें करीब 15,000 जल के नमूने इकट्ठे करते हैं प्रतिवर्ष। और उसके आधार पर ये हम लोगों ने ये रिपोर्ट निकाली है, जिसमें ये पाया गया है कि करीब 423 जिलों में कहीं ना कहीं आंशिक रूप से नाइट्रेट की समस्या आई। नाइट्रेट जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए, लेकिन इन जिलों में 423 जिलों में, जो कि 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला करके है, वहां पर ऐसा पाया गया कि कहीं ना कहीं जो जल का जो स्तर है ग्राउंड वाटर में वो 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पाया गया। जी, क्या इसका एकमात्र कारण फर्टिलाइजर है या और भी इसके कारण है? इसका एकमात्र कारण फर्टिलाइजर नहीं है। जैसे अर्बन क्षेत्र में जहां पर खेती नहीं होती है वहां पर भी ये पाया गया है, तो वहां पर हो सकता है कि सीवेज की वजह से भी हो सकता है। तो फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द रीजन। ये हम नहीं कह सकते कि ये फर्टिलाइजर के ही कारण हुआ है, लेकिन फर्टिलाइजर मे बी वन ऑफ द रीजन। जी, नूपुर जी, आप कैसे देखती हैं इस रिपोर्ट को? क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है, तो लगभग 400 देश के जिलों में अगर ग्राउंड वाटर जो है, भूजल है, वो अगर प्रदूषित हो चुका है और खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं यदि इनकी रीजंस की बात करूं तो जैसे स्टडी में आया है, तो कई जगह तो देखिए एंथ्रोपोजेनिक है, मींस नेचुरल सोर्सेज में पाया जाता है, बट एक्सेस मात्रा में आने का डायरेक्ट इंडिकेशन है कि ये मैन मेड है। और उसके भी रीजंस हैं, जैसे उन्होंने कहा श्रीवास्तव साहब ने कि मेनली आजकल हमारा जो पॉलिसी है, एज पर द पॉलिसी हम ट्रीटेड वेस्ट वाटर इरिगेशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं जी, जो कि बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि एग्रीकल्चर रिक्वायर्स 80% ऑफ वाटर। सो उसकी कहाँ से उपलब्ध हो, तो ट्रीटेड वाटर प्रोवाइड करना बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है। बट हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि हम किस क्वालिटी का ट्रीटेड वाटर एग्रीकल्चरल इरिगेशन में दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसके पीछे इम्पॉर्टेंट है कि जो सोर्स ऑफ वाटर जो एग्रीकल्चरल इरिगेशन में दिया जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है। सो यदि इंडस्ट्रियल वेस्ट को आप एफ्लुएंट को आप ट्रीट करके दे रहे हैं
तो वहाँ हमें ध्यान देना है। यदि आप म्यूनिसिपल सीवेज को ट्रीट करके दे रहे हैं तो हमें देखना है कि क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है, बिकॉज हम सिर्फ ये सोचें कि उसमें फॉस्फेट मिल जाएगा, उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, वही एक मापदंड नहीं है। क्योंकि यदि इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट है, यदि ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ है तो साथ में जो माइक्रोबियल कंटेंट है या हैवी मेटल्स या केमिकल्स हैं जो कि ट्रीट नहीं हो पाते हैं वो भी पहुंचते हैं जी। और थर्ड एस्पेक्ट है कि जब वो रन ऑफ में, एग्रीकल्चरल रन ऑफ में ना सिर्फ फर्टिलाइज़र, इस तरह की जो प्रदूषित पानी है वो भी रन ऑफ के थ्रू बाहर आता है एंड अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, तो ग्राउंड वाटर में ही जाता है और वही फिर कहीं ना कहीं सोर्स बनता है ड्रिंकिंग वाटर का। सो आप और हम तो यदि आरओ का पानी पी रहे हैं, लेकिन कई हमारा एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो कि डायरेक्ट वाटर कंज्यूम कर रहा है, तो वहाँ से निकल के आते हैं कि इस तरह से दूषित पानी यदि पिया जा रहा है तो वहाँ से हेल्थ हैजार्ड्स निकल के आ रहे हैं। तो मेरी नज़र में मैं इस तरह से देखती हूँ। जी बिल्कुल, और जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है वो जाहिर तौर पे जो भूजल की स्थिति इस समय देश में है वो वास्तव में चिंताजनक है, क्योंकि देश के 18 राज्यों के 249 जिलों का जो भूजल है वो खारा है, जबकि 23 राज्यों के 370 जिलों में सामान्य मानक से अधिक फ्लोराइड पाया गया है। नंद कुमार जी, जो आंकड़े हैं, जो तस्वीर है, वो तो बड़ी चिंताजनक दिख रही है। आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? 154 जिलों में आर्सेनिक की शिकायत भी है। जी जी, हमारा जल संसाधन विभाग बिहार की जो है, ये हम लोग सिंचाई की व्यवस्था और बाढ़ प्रबंधन का कार्यक्रम करते हैं। उसके बावजूद अपना मत जहां तक रखने की बात है, मैं सुधीर जी की बातें से मैं सहमत हूं। और पेयजल के लिए हमारा विभाग तो कुछ करता नहीं जो इसमें हमारा कोई एनालिसिस हो। जहां तक इरिगेशन की बात है, इसमें हमारा नगर एवं आवास विभाग जो है, जितने भी हमारे सीवरेज पॉइंट हैं उसके लिए एसटीपी का निर्माण कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सारे एसटीपी से सिंचाई, ट्रीटेड वाटर को सिंचाई की व्यवस्था में इसको प्रयोग करने की दिशा निर्देश दिए हैं। जी श्रीवास्तव जी, आपने अभी कहा कि एकमात्र फर्टिलाइजर इसका कारण नहीं है, लेकिन जो आपकी रिपोर्ट, मंत्रालय की जो रिपोर्ट तस्वीर पेश कर रही है उसके मुताबिक कृषि प्रधान राज्य उत्तर प्रदेश के 59, पंजाब के 19, हरियाणा के सभी 21 जिले और मध्य प्रदेश के 51 जिलों के भूजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक पाई गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें आप ही की रिपोर्ट में बार बार उभर के आ रहा है फर्टिलाइजर की बात। कृषि प्रधान जो राज्य हमारे, उनकी स्थिति आपके सामने है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्चुअल में चूंकि कृषि प्रधान है तो कृषि के वजह से फर्टिलाइजर एक मुद्दा है कि फर्टिलाइजर के वजह से भी ये नाइट्रेट बढ़ता है। जी, कारण ये है कि नाइट्रेट जो है वो सॉइल में चिपक के नहीं रह पाता है। जो अमोनिया होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, हमारा जो क्ले मिनरल्स हैं वो निगेटिव आयंस होते हैं, नाइट्रेट भी निगेटिव आयंस होता है। तो निगेटिव होने की वजह से क्ले मिनरल के साथ ये चिपक नहीं पाता। जब तक ये अमोनिया के फॉर्म में रहता है तब तक तो ये सॉइल के साथ ये जुड़ा रहता है। लेकिन जो हमारे बैक्टीरियोलॉजिकल इसमें रिएक्शंस होते हैं, नाइट्रोसोमोनस ये नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया वगैरह 2-3 प्रकार के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं और उसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो हमारा अमोनिया है वो धीरे धीरे नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। जी, और जैसे ही ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है ये तुरंत सॉइल से हट करके ग्राउंड वाटर में आ जाता है। तो एक कारण तो हम ये मान के चलते हैं कि अमोनिया जो होता है वो हमारे बहुत सारे यूरिया और इस टाइप के फर्टिलाइजर्स के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जी, इसके अलावा जो हमारे सीवेज सिस्टम है, जो हमारा वेस्ट वाटर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन सब से भी हमारा ये नाइट्रोजन आता है। तो नाइट्रोजन के केवल हमारे फर्टिलाइजर ही सोर्स नहीं है, उनके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं, जिसमें से जैसे अब आजकल हम लोग जो हैं घर घर में लैट्रीन का भी जो हम बना रहे हैं तो सोक पिट उसमें बन जाता है। अगर सोक पिट कायदे से नहीं बना तो वो सोक पिट से धीरे धीरे वो पानी जो है, जो गंदा पानी है, वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर की ओर
लीच होना शुरू होता है जी और ग्राउंड वाटर को वो खराब कर सकता है। तो इसलिए हम जब सोक पिट बनाते हैं तो उसमें भी हमको ध्यान रखना है कि किस तरीके से वहाँ पर सॉइल है। अगर वहाँ पे मिट्टी क्ले है तब तो बहुत अच्छी बात है, वो नीचे नहीं जाएगी। लेकिन अगर क्ले के अलावा वहाँ पर कोई दूसरा मिट्टी है या वहाँ बालू मिट्टी है तो वो सीधे सीधे जो है नीचे चली जाती है। तो इन सब चीजें का भी ध्यान रखना है। तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस हाई नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर, बट वी कैनॉट से जैसे अर्बन एरियाज में भी हमको नाइट्रेट बहुत हाई मात्रा में मिल रहा है। तो अर्बन एरिया में तो फर्टिलाइजर का प्रयोग बहुत कम होता है, वहां पर तो खेती नहीं होती है। जी तो अगर अर्बन एरियाज में मिल रहा है तो हम वहां पे कहेंगे कि अर्बन एरियाज में जो मिल रहा है उसका एकमात्र कारण वेस्ट वाटर है, सीवेज वाटर है, और इस तरीके से हम ये कह सकते जी नंद कुमार जी, आप बिहार की बात कर रहे थे। अगर जी। बिहार की मैं आपसे स्थिति जानना चाहूं तो वहां पर भूजल की स्थिति, प्रदूषित भूजल की स्थिति क्या है अभी? आपके पास कोई रिपोर्ट है? के बारे में तो जी भूजल की स्थिति जो है वो तो ग्राउंड वाटर टेबल भी घटते जा रहा है। और जहां से प्रदूषण का मामला है, हमारा सारण जिला इस समय काफी प्रदूषित मात्रा में है, जबकि हमारा विभाग इससे हालांकि कंसर्न नहीं है। लेकिन हम लोग जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग हैं, चाहे लघु जल संसाधन विभाग है, उनके प्रतिवेदन वगैरह का जो चर्चा होते रहता है, उससे जो हम लोगों की जानकारी मिलती है, उससे लगता है कि प्रदूषण काफी मात्रा में फैल रही है। जी, तो आपने इसके समाधान के लिए कुछ राज्य में कदम उठाए हैं क्या? चाहे वेस्ट वाटर की बात हो। वेस्ट वाटर के लिए तो कदम उठ रहे हैं। नगर जो नमामि गंगे वगैरह जो हमारे यहाँ जो स्कीमें लागू हो रही हैं, जितने हमारे अर्बन का जो सीवरेज पॉइंट है उसके लिए एसटीपी बहुत सारे बनाने की परियोजना है। कुछ तो बन के तैयार भी है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस दिशा में भी कार्रवाई हो रही है। जी एक चीज बताइए नूपुर जी, समस्या सामने आ गई है, एक चिंताजनक तस्वीर है, इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका? देखिए, बीइंग अ साइंटिस्ट तो हम हमेशा एक सोल्यूशन ओरिएंटेड हमारी अप्रोच है। और जो हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एनहांसिंग वाटर यूज़, हमारी जो इस समय पॉलिसीज़ हैं और जो काम हो रहा है वो सही दिशा में हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम सभी जने अलर्ट हैं, हम कुछ करना चाहते हैं और इस समय गवर्नमेंट का भी पूरा मैंडेट हमारे साथ है। जी बट हमें ये समझना है कि मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न डे सोल्यूशन। सो जहाँ अभी जैसे श्रीवास्तव जी ने बात की, नंद कुमार जी दोनों ही ने बात कही कि हम अभी एसटीपीज हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो रहे हैं, विच मीन्स आज तक हमारी काफ़ी हद तक हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है तो कैपेसिटीज़ पूरी नहीं है, जी सिस्टम पुराने हो चुके हैं। तो हमें इन चीज़ों पे देना है, थोड़ा सा हमें साइंटिफिक अप्रोच अपनानी है। और कई चीज़ें जैसे पॉलिसी की यदि मैं बात करूं तो एसटीपी लगाना बहुत बड़ा कदम है, बहुत सही है। जी। बट यदि ट्रीटेड वाटर आप यदि सही नहीं दे रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसके साथ अपनी समस्याएं हैं साथ में। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो हम ट्रीटेड वाटर एक एग्रीकल्चरल इरिगेशन के लिए दे रहे हैं तो उसके नॉर्म्स हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिंजेंट होने चाहिए। हमारी अभी नेशनल पॉलिसी ऑन वाटर रीयूज़ जो आ रही है, सो यहाँ हमें देखना है कि हम क्या मापदंड, क्या हम पैरामीटर सेट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और कई मुद्दे जैसे हमें साइंटिफिक बेस्ड एनालिसिस, अपनी स्टडी, थोड़ा सा हमें रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को अपने साथ लेके चलें। तो हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस वी कैन स्टडी अबाउट द रिस्क असेसमेंट कि ट्रीटेड वाटर यदि सही क्वालिटी का नहीं है तो उसका इरिगेशन पे क्या असर पड़ेगा। हर सॉइल का एक कैपेसिटी होता है टू रिटेन द न्यूट्रिएंट्स। जी सो हम उसकी स्टडी, तो सॉइल साइंटिस्ट कैन बी इन्वॉल्व इन सच स्टडीज़। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है जहां हमें लानी चाहिए कि जहां डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रीयूज़ ऑफ ट्रीटेड वाटर मींस, यदि हम डायरेक्ट यूज़ ले रहे हैं तो हमारे सामने क्या समस्याएं आएंगी और हम एक किस तरह से इनडायरेक्ट यूज़ दे के अपने एग्रीकल्चर में पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, वो भी एक इशू है।
और जैसे मैंने पहले कहा, हमें ये इम्पोर्टेंट है देखना कि हम किस सोर्स से ट्रीटेड वेस्ट वाटर एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं। और जो सॉल्यूशंस में मुझे लगता है कि वी हैव टू सी द बेटर वाटर डिमांड मैनेजमेंट। तो एक हमारे जो पूरे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्मर्स इटसेल्फ, वी हैव टू एजुकेट देम। जी, वो एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ गैप है। तो वो एक चीज़ है जहाँ हमें उनको ना सिर्फ सही क्रॉप सिलेक्शन, खाद, पानी आपूर्ति, सॉइल साइंस, कुछ आइडिया हमें ज़रूर देना चाहिए। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जैसे अभी कही गई कि सीवेज ट्रीटमेंट जो बात हो रही है सोक पिट्स की, तो अगेन दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, बट द थिंग इज़ कि हमें सोचना चाहिए कि यदि सीवर से कनेक्टेड नहीं है एक बहुत बड़ा इलाका, तो हमें ऑन साइट सीवेज ट्रीटमेंट, डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़, माइक्रो एसटीपीज़, इनके बारे में सोचना चाहिए, सो दैट ये जो इशू है कंटामिनेटेड वाटर या अनट्रीटेड और इम्पार्शियली ट्रीटेड सीवेज जो जाएगा, तो इसको हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और जो भूजल की स्थिति है, अगर उसका प्रदूषण की बात हम कर रहे हैं, प्रदूषित हो रहा है, खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, तो उसके लिए एक बड़ा कारण मानव जनित अतिक्रमण है। कुछ समस्याएं समाज की पैदा की हुई हैं, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो समाज को ही उसका समाधान भी देखना होता है। इसलिए जागरूकता एक बड़ा अहम मुद्दा है। एक मैं आपको आंकड़ा और बताता हूं कि हालात कितने खराब हो सकते हैं कि अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए। विश्व खाद्य संगठन के अनुसार 2025 तक 8.7% भारतीय कैंसर का शिकार हो सकते हैं, और इसकी वजह है अधिक रासायनिक उर्वरक तथा पेस्टिसाइड के प्रयोग में भोजन की ताकत लगातार कम हो रही है। यानी हम जिस तरह से रासायनिक आधारित फसलों का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, भूजल के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। वो तस्वीर हम लोगों के सामने इस रिपोर्ट के जरिए आ रही है। श्रीवास्तव जी, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो रासायनिक खेती है उस पर आधारित जो खेती हो रही है, मैंने अलग अलग आंकड़े आपके सामने रखे, बताए आपको, आप इस तस्वीर को कैसे देख रहे हैं, इसका समाधान क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में 70 के दशक में ये जो है अचानक से बाढ़ आई कि हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। तो हमें ये पहले तो ये है, किसानों को, हम लोगों को ये बताना पड़ेगा, उनको एक प्रकार से उनको ये चीज़ें समझानी पड़ेगी कि ऑप्टिमाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब ऑप्टिमल यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप अधिक, जैसे हमारे किसानों के जो मन में है कि अगर हम ज़्यादा रासायनिक इस तरीके से खाद का प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल ज़्यादा अच्छी होगी जी, लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि फसल तो थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ हमारा ग्राउंड वाटर भी खराब हो रहा है। दूसरी बात जो आपने कहा, पेस्टिसाइड एक बहुत ही वास्तव में चिंताजनक बात है कि उसे पेस्टिसाइड का प्रयोग दिन प्रतिदिन हमारे किसान उसका प्रयोग बढ़ाते ही जा रहे हैं। और जैसे ही वो जो पेस्टिसाइड है वो हमारे अगर खाद्य में या हमारे जल में अगर आ रहा है तो वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये एक मूल रूप से जो आपने कहा कि कैंसर होने का भी एक कारण ये भी हो सकता है। तो इसके ऊपर में उनको अच्छे से किसानों को ये बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ जैविक खाद की प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक हमें बल देना होगा। जी, नीम कोटेड यूरिया की बात की जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, नीम कोटेड यूरिया, लेकिन यूरिया अपने आप में एक केमिकल फर्टिलाइजर है। अगर हम उसकी जगह गोबर का खाद या पत्ती का खाद, इस तरीके से अगर हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो वो शायद ज्यादा अच्छा होगा। जी, नंद कुमार जी, सरकार ने इसको काफी बढ़ावा दिया है कि जो रासायनिक अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है उसे रोकने के लिए उसके स्थान पर नीम के फायदों को देखते हुए केंद्र सरकार ने नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत की है। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि रासायनिक आधारित खेती एक बड़ी चिंताजनक स्थिति बन रही है, वो चाहे बिहार हो, यूपी की बात हो या देश का कोई भी राज्य हो, और ये अलग अलग जिलों से तस्वीर उभर के सामने आ रही है।
इसमें कोई दो मत नहीं है कि रासायनिक खाद का उपयोग बहुत ही भयावह स्थिति को पैदा करते जा रही है। इसमें हमारा जैविक खाद का प्रयोग होना चाहिए। हम लोगों ने बाढ़ के प्रक्षेत्र में, जैसे हमारा मोकामा टाल एरिया वगैरह है, जहां पर बहुत सारी नदियों का ऐसे तो जल प्लावित हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, लेकिन उसके फायदे भी हम लोग देखते हैं कि वहां जो सिल्ट आते हैं उसके चलते बिना मिनिमम खाद से भी काफी वहां की उर्वरा शक्ति भूमि की बढ़ती है और जिसका फायदा डायरेक्ट किसानों को मिलता है। इसलिए मेरा तो सुझाव है कि जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग हो, रासायनिक खाद का कम हो, और कुछ यदि नेचुरल रिवर वाटर यदि फैलता भी है एरिया में तो उसको फैलने दिया जाए, उससे नुकसान से ज्यादा लाभ ही होगा। जी, जो रसायन है वो किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारी मिट्टी को, हमारी जमीन को, उसकी एक तस्वीर देखिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की एक रिपोर्ट बताती है कि 30 सालों में मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जिसका असर हमारे खाने की चीज़ों पर पड़ रहा है और उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। नूपुर जी, आप कुछ कहना चाह रही थी इस पे? हाँ, मैं इस पे अभी आपने बात की नीम कोटेड यूरिया की, तो देखिए एज अ केमिस्ट यदि मैं आपकी बात को समझ रही हूँ तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो नीम कोटेड यूरिया है वो किस तरीके से बना है जी। यदि इफ़ वी से इट इज़ अ कोटेड मटेरियल, तो ऐसा तो नहीं कि डालने के बाद नीम और यूरिया अलग हो रहे हैं। यदि कोटिंग इंटैक्ट रहती है तब तो हम उम्मीद करते हैं कि नीम कोटिंग हेल्प करेगी, बट ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगेन एज आई वुड से कि साइंटिफिक एस्पेक्ट ज़रूर हमें देखना चाहिए। और जहाँ जैसे हम अपने ही संस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ इस तरह की स्टडीज़ होती है जहाँ हम नैनो पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग हम अपना सकते हैं और इस तरह के नैनो फर्टिलाइजर्स या नैनो पेस्टिसाइड्स का यूज़, उसमें फ़ायदा ये होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है और कम मात्रा में आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ जो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। और वो दूसरी अच्छी बात होती है कि नैनो फर्टिलाइज़र में कि वो एट साइट जाके चिपकता है या जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाता है, अनावश्यक रूप से फैलता नहीं है। और दूसरी चीज़, जहाँ सॉइल कंटामिनेशन है वहाँ भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ या टेरी की ही मैं बात करूँ, हमारी माइक्रोराइजा टेक्नोलॉजी है जो कि सॉइल, प्रदूषित सॉइल को साफ़ करती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, अगर मैं आपको कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक बताऊं तो नीम कोटेड यूरिया समान यूरिया के अनुपात में 5 से 10% तक कम लगता है, जिससे किसान की लागत घटती है। नीम कोटेड यूरिया की 7 खास बातें हैं। कृषि लागत में कमी आती है, किसानों की आय में वृद्धि होती है, 5 से 10% तक यूरिया की बचत होती है, 10-15% तक उपज में वृद्धि, यूरिया का आयात कम होगा, नाइट्रोजन के धीरे धीरे निकलने के कारण जो मिट्टी की उर्वरता क्षमता होती है वो भी बढ़ती है, उसे मदद मिलती है, यूरिया की सब्सिडी की बचत होती है। नीम लेपित यूरिया का संतुलित इस्तेमाल यूरिया के औद्योगिक इस्तेमाल पर अंकुश लगाता है, पर्यावरण के अनुकूल है। ये इसके कुछ फायदे हैं नीम कोटेड यूरिया के। श्रीवास्तव जी, मैंने जो फायदे बताए वैज्ञानिकों के अनुसार, जो वैज्ञानिक बताते हैं, इसके साथ साथ सरकार लोगों को स्वच्छ पानी मिले, घर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी योजना चला रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? इस योजना के बारे में आपका क्या कहना है? सरकार की कई सारी योजनाएं चल रही हैं इस समय। पेयजल योजनाएं हैं जो कि जल शक्ति मंत्रालय की ओर से ये हो रहा है कि 2024 तक हम हर घर को जल दे सकें। तो इसके ऊपर में हम लोगों ने हर क्षेत्र में इसका सर्वे किया है और कोशिश की है कि हर जगह पे हम उसका जो है पानी का, ग्राउंड वाटर का जो है प्रयोग कम से कम करें और जहाँ पे सरफेस वाटर है वहाँ सरफेस वाटर को ट्रीट करके हम उनको दें, और जहाँ पर सरफेस वाटर नहीं अवेलेबल है वहाँ पर हम ग्राउंड वाटर से उसका जो है जल की पूर्ति कर सकें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राउंड वाटर में कुछ जगहों पे पोल्यूटेड वाटर्स हो गए हैं या फ्लोराइड की प्रॉब्लम है, कहीं पे नाइट्रेट की प्रॉब्लम हो रही है। अब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अगर हम बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर में बहुत सी जगहों पे आर्सेनिक की प्रॉब्लम है। जी। तो
सब समस्याओं को देखते हुए हमको वो सब निर्णय लेना पड़ता है कि किस जल का हम प्रयोग सप्लाई के लिए दें। जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार हमारा जो जल है पीने योग्य पानी में, उसमें आर्सेनिक की मात्रा केवल 10 ppb ही होना चाहिए, यानी कि 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। ऐसा देखा गया है कि बंगाल में और बिहार में बहुत से ऐसे हमारे जल के स्रोत हैं जहाँ पे 300, 400, 500, 800 माइक्रोग्राम पर लीटर तक भी हमको आर्सेनिक मिला है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन इन सब को हटा करके हमको शुद्ध पानी किस प्रकार से हम दें, ये सरकार अपना नीति बना रही है और हमें आशा है कि सभी घर को हम जल पहुंचा पाएंगे। सुधीर जी, क्योंकि यह मानव जनित एक समस्या है, इसमें हाँ। जागरूकता की जो मुहिम है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जागरूकता की तो बहुत आवश्यकता है, इसलिए जैसे अभी शुरू में भी बताया गया था कि अब किसान को ही हमें सबसे पहले जिस पानी से सिंचाई कर रहा है, सबसे पहले तो वो पानी का भी केमिकल एनालिसिस होना चाहिए। अगर मान लीजिए उस पानी में हमें नाइट्रेट पहले से ही ज़्यादा है, नाइट्रोजन हमें उससे भी मिल जाता है, तो हमें ऐसी जगहों पे अगर उस पानी का हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें ऐसे में फर्टिलाइज़र का प्रयोग उसी प्रपोर्शन में कम करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को उनको बताना पड़ेगा किसान को कि आपके पानी में इस तरीके से जो है पहले से है मौजूद, या अगर हम मान लीजिए सीवेज ट्रीटेड वाटर को भी दे रहे हैं तो ट्रीटमेंट तो हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हमारे खेती के लिए उपयोगी हो जाती है। तो ऐसे पानी का अगर हम प्रयोग खेती के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि हमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन अगर हम वहाँ पे फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो जैसा कि पहले भी बताया गया है कि हमारी जो सॉइल है उसकी एक क्षमता है। अब एक क्षमता से ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइज़र डालेंगे वहाँ पर तो वो उसको रिटेन नहीं कर पाएगा और वो बाद में हमारे नीचे जो है लीच होकर के ग्राउंड वाटर सिस्टम में चली जाएगी और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर में हमें हर व्यक्ति को, हर जो किसान है, इसके अलावा जो शहरों में भी जो हमारे लोग हैं जो कि पानी का वेस्टेज करते हैं, उनको भी हमें बताना पड़ेगा कि जो पीने योग्य पानी है जो कि हमारे हर तरीके से शुद्ध है, उसका हम कम से कम और वेस्टेज करें, ताकि जो है हम इस तरीके के जल का सदुपयोग दूसरे तरीके से कर सकें। जाहिर सी बात है, जल ही जीवन है। डॉक्टर सुधीर जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नूपुर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नंद कुमार झा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।